नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान। नाज़रीन, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे अपने इस मुल्क के मुस्तक़बिल की। जी हाँ, बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल होते हैं और हर मुल्क का मुस्तक़बिल तभी खुशहाल होता है जब बच्चे खुशहाल हों। उन्हें खुशहाल रखने के लिए उनके भविष्य को, उनकी तालीम को और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमारे मुल्क में क्या कानून है, आज इस पर हम बातचीत करेंगे। और साथ ही इस बात पर भी गुफ्तगू की जाएगी कि कोरोना वबा के दौरान बच्चों के हुकूक़ किस तरह मुतासिर हुए हैं और क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है। इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। बच्चों के हुकूक़ की आवाज़ को बुलंद करने वाली मशहूर वकील आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा संध्या बजाज मैडम। और दूसरे हमारे ख़ास मेहमान हैं कैलाश सत्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब राकेश सेंगर साहब। आप दोनों का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि जब हम बात करते हैं हुकूक़ की, बच्चों के राइट्स की, तो हमारे जो नाजरीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, व्यूवर्स, वो ये जान सकें कि बच्चों के लिए हमारे देश में क्या कुछ कानून है। भारत का संविधान, जैसा कि हमारा प्रोग्राम का भी ये मौजू है, मैं तो ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको मुबारक देना चाहूँगी कि इतना अच्छा आपने विषय लिया है। कोविड के बाद में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चों के अधिकार जो उनको मिले हुए हैं, उनके हक मिले हुए हैं, वो पूरी तरह मिले हैं कि नहीं मिले हुए इस दौरान। तो मैं ये कहूँगी बहुत से कानून हैं बच्चों, भारत का संविधान यूँ तो हर नागरिक को जो भारत में पैदा होता है उसको, चाहे वो एक दिन का बच्चा है, अभी तो भारत ये भी सोचता है कि बच्चा पेट में है तब से उसके संविधान जो है उसको हक देता है, उसको जीने का अधिकार है, उसको आप गिरा नहीं सकते बच्चे को। कि आपने PNDT एक्ट देखा है कि किसी भी जगह पे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप ये नहीं कह सकते कि मैं बच्चा गिराना चाहती हूँ, क्योंकि भारत के संविधान ने आज ये अधिकार दिया है। उन कानूनों ने, जो आप पूछ रहे कानून क्या बने, तो कानून उसके जन्म से पहले से बन गए कि जो जन्म लेगा उसके बाद में उसे सही से पाला जाएगा, पालन पोषण सही होगा, केयर एंड प्रोटेक्शन होगी, उसके बाद में शेल्टर का अधिकार है उसको, कि उसको घर उसको चाहिए, उसको जगह चाहिए, उसको डिग्निटी का अधिकार है, उसको अधिकार है वो अपनी बात रखे, वो बोले, उसकी आवाज़ हो, उसकी आवाज़ सुनी जाए। अगर उसकी आवाज़ कोई और वो नहीं बोल पा रहा, उसकी आवाज़ अभी नहीं बनी है क्योंकि वो छोटा है, 1 साल का है, 2 साल, तो उसकी आवाज़ आप जैसे लोग बने, हम जैसे लोग बने, कि हम लोग चाहें, हम लोग आए सामने कि ये बच्चे ये चाहते हैं। तो बच्चे जो हैं ना, मैं NCPCR में जब आई तो मुझे ये समझ में आई, उससे पहले भी मैं बच्चों के लिए काम करती थी, पर मुझे समझ में आई कि बच्चे कितनी प्रकार के होते हैं। कि पहले हम सोचते थे बस अमीर बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं, नहीं, बच्चों के बहुत सारे प्रकार हैं। कोई कैदियों के बच्चे हैं, कोई किस तरह के माहौल में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हें क्या प्रोटेक्शन मिले। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए इतने कानून हमारे देश में बने हैं बच्चों के अधिकारों की। अगर उनकी सही पालना हो जाए, सही से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, मॉनिटरिंग हो, तो कोई भी कह नहीं सकता कि किसी बच्चे से भी कोई अन्याय हो जाए, किसी तरह का कोई जुल्म हो जाए, ये कोई बच्चे पे नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि कानूनों की उतनी अधिक देखभाल नहीं होती है, पर कानून तो जन्म से ले के मृत्यु तक उसकी डिग्निटी है। माने अगर कोई छोटे बच्चे की किसी तरीके से भी मृत्यु हो जाती, आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे बीच में एक आरुषि केस आया था, बहुत काफ़ी मतलब फेमस वो केस हुआ, मैं उस समय NCPCR में थी। अगर वो कहा गया कि आरुषि के किसी से संबंधित, तो मैंने फौरन ऑब्जेक्शन लिया, और ऑब्जेक्शन लेके हमने बहुत से बड़े पुलिस ऑफिसर थे, उन्हीं को भी समन किया कि आप कैसे कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर, और एक बच्चा जो यहाँ है नहीं, वो है नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि नहीं मेरा ऐसा नहीं है, जो मृत्यु के बाद भी बच्चे का अधिकार इतना अधिक प्रिवेल करता है कि इंसान सोच नहीं सकता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है तब भी उसका अधिकार है। तो जीते जी तो आप ये सोचिए कि हर अधिकार है उसका, लेकिन दिया नहीं जाता। वो देने के लिए बहुत सारी
हम लोगों को संस्थाएं चाहिए, एनजीओ चाहिए, जैसा अभी बीबीए है और बहुत से लोग हैं, बड़े लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे इस दिशा में कि उनसे चाइल्ड लेबर ना कराई जाए, वो बच्चों का किसी तरह शोषण ना हो, किसी भी तरह का जो अत्याचार है वो नहीं होना चाहिए। यानी अभी बहुत सारे ऐसे कानून आ गए, अगर मैं सारे कानूनों का नाम लूंगी तो सारा समय मैं ही ले लूंगी। नहीं मैडम, आपका तो आपके पास अभी काफी समय है और आपके पास मैं फिर एक बार आऊंगा। उससे पहले मैं सेंगर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जब हम इतने कानून की बात करते हैं, बहुत सारे कानून हैं जिस तरीके से मैडम ने बताया, उसके बावजूद बचपन बचाओ आंदोलन, क्या उद्देश्य के साथ आप आए इसको लेकर के, और क्या कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं इसमें इतने कानून होने के बावजूद भी कि अभी भी बच्चों के राइट्स के मामले में हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुस्ताखी होती हुई नजर आती है? मैं आपको नुमान साहब बताऊं कि बचपन बचाओ आंदोलन की जब शुरुआत कैलाश सत्यार्थी जी ने की 1980 में, तो भारत में कोई बच्चों के अधिकारों के लिए कोई कानून नहीं था। केवल बधवा मजदूरी का कानून था 1979 में बना था। तो 1986 में बाल मजदूरी का कानून बना। उसके बाद जो है और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी वो भी बनी। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने, सत्यार्थी जी ने एक पूरा का पूरा आंदोलन दुनिया भर में चलाया और देश में भी चलाया कि बचपन बहुत महत्वपूर्ण है हर एक आदमी का। अब हमारे देश में 40 करोड़ बच्चे हैं, बच्चों की जो आबादी है वो 18 साल से कम उम्र की है जी। अब उनके लिए प्राथमिकता हमारे होनी चाहिए सिस्टम में, हमारे समाज में, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो उसको लेके हम लोग लगातार बात करते रहे। कई यात्राएं की, मतलब भारत यात्रा की हम लोगों ने 93 में, इसके बाद अभी यौन शोषण को लेकर 2017 में भारत यात्रा की। लेकिन बाल मजदूरी के खिलाफ दुनिया के में जो है पहला ऐसी यात्रा हुई, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हुआ, जो 103 देशों में गया। 80,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी, पृथ्वी के परिधि के दुगुना। किस तरह के कैसे सामने आए और क्या कुछ देखा? तो उसमें आप देखिए कि 70 देशों से ज़्यादा जो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति थे उसमें शामिल हुए, और उसका परिणाम ये रहा कि जो ILO कन्वेंशन 182 है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो सबसे बुरी स्थिति की बधवा मजदूरी, बाल मजदूरी, ड्रग पैडलिंग, इसको रोकने के लिए कानून बना। और ये पहला कन्वेंशन है जो सबसे जल्दी पारित हुआ है पूरी दुनिया में। हमारे भारत सरकार ने भी इसको पारित किया, और भारत सरकार ने पारित करने के बाद तुरंत बाल मजदूरी का कानून परिवर्तन करके तब जाके उस ILO कन्वेंशन को रेटिफाई किया। तो प्राथमिकता धीरे धीरे हमारे यहाँ 1980 के बाद जो है बाल बच्चों के पे बढ़ी। आप देखिए कि बाल मजदूरी का जो कानून है उसमें परिवर्तन हुआ है, जो किशोर न्याय का जो कानून है उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया, और लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। बाल यौन शोषण की बात हो रही है तो उसके लिए भी बहुत कठोर कानून बने हैं, पॉक्सो का पूरा कानून है। चौथा जो हम लोग अभी बात कह रहे हैं कि जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, चाहे वो फोर्स लेबर के लिए, बाल मजदूरी के लिए हो रही हो या प्रोस्टिट्यूशन के लिए हो रही, उसके लिए कोई एक बहुत बढ़िया कानून नहीं है। उसकी हम लोग सरकार के साथ लगातार बात कर रहे हैं कि वो कानून आए। तो ये सारे कानून बने हुए हैं। दूसरा जो अभी का जो दौर रहा कोविड-19 का, वो बड़ा खतरनाक दौर रहा। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मैडम से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने सर्वे किए या रेड आपने ली, कई जगहों पर आप गए, किस तरह का वायलेशन सामने आता है जब हम बच्चों के राइट्स की बात करते हैं? तो कहाँ अगर हम उसकी बात करते हैं एक्सप्लॉयटेशन, तो किस तरह हो रहा है इन कानून के होने के बावजूद, और फिर आप लोग क्या स्टेप्स लेते हैं उनको वहां से निकालने के लिए? बचपन हर गम से बेगाना होता है। उन्हें तो पूरे गम दे दिए जाते हैं फैक्ट्री में लाके, और जहाँ भी काम हो रहे हैं, हैजार्डस हैं, नॉन हैजार्डस हैं, खतरनाक काम है, वो बच्चे तो भेड़ बकरी की तरह उनको डाल दिया जाता है। उन पता नहीं उनके खाने का, सोने का, नहाने का कोई समय ही नहीं है, क्योंकि उनके प्रति कोई मानवता का कोई टच ही नहीं है। जब आप उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, कभी अपने बच्चे को आप देंगे नहीं, किसी और के बच्चे को, क्योंकि वो गरीब का बच्चा है, उसको पैसा चाहिए, उसका घर नहीं चल रहा है, तो आप उससे सुबह से काम लेने लगते हैं और रात हो जाती है। उसका कोई ना तो घंटों का टाइम है कि कितने घंटे बच्चा काम करेगा, ना ही उनको कोई हाइजीनिक दिया हुआ है कोई ऐसा, ना उनके खाने पीने, नहाने धोने, सोने का कोई अरेंजमेंट है। अगर जगह है वहाँ पे कि वहाँ 50 बच्चे रह सकते हैं, तो वहाँ 100 बच्चे भरे हुए हैं, 200 बच्चे भरे हुए हैं।
माने आप ये सोचिए कौन सा अधिकार है, कौन सा हक है जिसकी अवहेलना वहाँ नहीं हो रही है। हर तरह की, जो मैं कह रही थी कि बहुत सारे हक बच्चों को दिए हैं, वो सारे हक वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं जिस दिन बच्चा चाइल्ड लेबर को चल देता है। उस दिन वो कुछ भी उनके साथ हो सकता है, किसी तरह की भी एक्सप्लॉइटेशन। कितने ही कानून बने, पॉक्सो एक्ट, अभी अमेंडमेंट आई हैं, बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई हैं। माने स्टेट जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपनी अपनी अमेंडमेंट भी करी हैं, इसके केंद्र के साथ साथ उन्होंने करा है कि 5 साल से कम बच्ची होएगी तो उसको सीधा फांसी की सजा। माने इतनी बड़ी सजाएं होने के बाद, इतना बड़े कानून बनने के बाद कि फांसी की सजा कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तब भी लोगों को नहीं समझ में आ रही है। गुड़िया केस, फलाना केस, छोटी बच्ची केस, बेबी केस, कितने केस हमारे बीच में आते हैं जो हम लोग उनका कुछ भी बाद में रिजल्ट नहीं निकलता है, वो दूसरे चीजें आ जाती हैं सामने, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी कोई न्याय नहीं। पेरेंट्स की जब बात होती है, सेंगर साहब ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे, जब हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, तो क्या ये सारे बच्चे अनाथ ही होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है? नहीं, इसमें पेरेंट्स कहाँ हैं? पेरेंट्स का क्या रोल है? एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे जो अनाथ की बात या आर्फन की जाती है तो 0.1% है, और उसके लिए भी सरकारों के पास पूरा का सिस्टम है। हर डिस्ट्रिक्ट में विलेज लेवल तक कानून में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, एक पूरा किशोर न्याय अधिनियम में बनाया गया कि विलेज लेवल पे एक पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होगी, बाल संरक्षण इकाई, और उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर बच्चा अनाथ है तो उसको पुनर्वासित कैसे किया जाएगा, उसको शिक्षित कैसे किया जाएगा, वो उसके लिए स्कीम बनाई जा सकती है। तो ये सारी व्यवस्था कानून में है। लेकिन जहाँ की ट्रैफिकिंग की बात होती है, बच्चे कैसे शहरों में आ जाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दर्जनों सैकड़ों की संख्या में बच्चों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है पुलिस के साथ, सरकार के साथ मिलके। तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि एक पूरा का पूरा सप्लाई चेन है जो बच्चों को वहाँ से बहलाता फुसलाता है, एक लालच देता है कि अगर वो दिल्ली जाएगा तो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उसको थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ेगा, मिल सकता है। तो ये सारे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, और उसके बाद जब बच्चा दिल्ली आता है तो उसके सपने तार तार हो जाते हैं। 18 घंटे 20 घंटे काम करता है, बहुत ही गंदे माहौल में रहता है, सेक्सुअली अब्यूज़ होता है। जब बच्चा रेस्क्यू होके आता है, अब मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन में बचपन बचाओ आंदोलन ने अकेले पूरे देश भर में 10,000 से ऊपर बच्चों को रेस्क्यू किया। और वो बच्चे केवल ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रियों से रेस्क्यू हुए, वो ट्रेनों से हुए, वो बसों से हुए, वो टैक्सियों में बच्चों को भर के लेके जाया जाए। तो वहाँ पे क्या होता है कि माँ बाप को कुछ एक एडवांस दे दिया जाता है कि माँ बाप को जैसे ही 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया मिला, अपने बच्चे को भेज दिया, लालच में आके। उनको जागरूकता भी नहीं है। तो इसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा एक अभियान हम चला रहे हैं। लेकिन क्या नहीं लगता उनको, पेरेंट्स को, कि ये बच्चा 5-10 हज़ार से ज़्यादा कीमती साबित होगा, अगरचे उसने तालीम हासिल कर ली, अगरचे वो आगे बढ़ गया और उसने देश के निर्माण में अपना किरदार निभाया, तो वो कितना कीमती साबित होगा? यानी यहाँ एक सबक लेने की जरूरत है कि पेरेंट्स जो हैं, चाहे वो जाहिल सही, चाहे वो अनपढ़ सही, लेकिन वो लालच में ना आए अपने बच्चे के लिए। एकदम लालच में ना आए। और दूसरा ये है कि जो बच्चे वहाँ से मुक्त होते हैं बाल मजदूरी से, बधुआ मजदूरी से, तो आज वो बच्चे निकल के, हमारा एक पूरा अभियान है मुक्ति कारवां अभियान, और वो सर्वाइवर लीडर जो बच्चे कभी पीड़ित रहे हैं वही उसको चलाते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और माँ बाप को जागरूक करते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। लेकिन इंटेलिजेंस का भी काम करते हैं कि अगर कोई ट्रैफिकर गांव में घुसा है तो उसको पुलिस तक कैसे पहुंचाना है। तो दर्जनों बच्चों को एक छोटी क्या सजा है अगर कोई ट्रैफिकर, जैसे आपने बताया, कि गांव में घुसता है, तो उसके लिए सजा क्या 20 साल तक की सजा हो सकती है। क्या सिर्फ यही एक मसला है कि जहां हम जानते हैं कि गरीबी के कारण वो बच्चे शहरों में आए और शहरों के अंदर फैक्ट्रियों में और जगहों पर उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया, या जिस तरह से आपका एक खासा तजुर्बा रहा है कि कुछ जगहों पर हमने ये देखा कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अभी सर ने एक एग्जाम्पल भी दिया था एक ऑफिसर का कि उनके घर के अंदर एक अशरफ नाम का बच्चा काम करता था। तो क्या ये बुराई, बच्चों को क्या नाम है घर पे नौकर के तौर पर इस्तेमाल करना या अपने ढाबों पर इस्तेमाल करना, क्या ये बड़े लेवल पर भी है? यानी इसमें अमीरी गरीबी का कोई इसमें वो नहीं है रोल,
और लोग बड़े लेवल पर भी कर रहे हैं और नीचे लेवल पर भी उसको एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं बच्चों का। नहीं नौवानी साहब, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि भेजने वालों का कसूर है ना, जो भेज रहे हैं बच्चों को वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझ नहीं है, उनमें ये इल्म नहीं है कि इतना इल्म होना चाहिए कि जब ये बच्चा है ये हमारे देश की भी दौलत है, हमारे घर की भी दौलत है, हम इसको इस तरीके से पालें कि बड़ा होके ये जब एडल्ट हो जाए तो सबके काम आए, देश के भी काम आए, परिवार के काम आए, राज्य के काम आए। ऐसी उनकी सोच नहीं है। वो शुरुआत का एक छोटा वो चाहते हैं कि हमें अभी अभी कुछ मिल जाए तब हम हमारा घर चल जाए किसी भी तरीके से, चाहे उनको खेत में काम कराएंगे चाहे दूसरी जगह कराएंगे। अब जब कानून सख्त बने तो लोगों ने अपना काम कराना शुरू किया उनसे कि धान काट लो, अभी तुम जाओ, चलो हमारे साथ में, वो ऐसा काम कर दो, वैसा काम कर दो। काम तो बच्चों से किसी ने रेडी लगाई है तो बच्चे से काम लेने का उनका पूरा वो था कि ये तो हमारे घर का बच्चा है, उस पर कानून भी उतना अधिक काम नहीं करता है, उतना अधिक प्रिवेंटिव नहीं है कि नहीं है। हाँ नहीं है कि भाई आपका बच्चा है अपना तो अगर आपके साथ खड़ा है तो कोई बात नहीं है ऐसी, आप दूसरे का बच्चा। क्या उनके लिए कोई सजा का प्रावधान क्या है अगर कोई घर में बच्चे से काम करवा रहा है और आप और हम देख रहे हैं 14 साल तक जो है ब्लैंकेट बैन है किसी भी, यहाँ तक कि मॉनिटरिंग नहीं है ना इस तरीके की, वो अपना ही बच्चा बता देते हैं। 14 साल तक जो है कोई भी जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है तालीम का, तो 14 साल तक तो कोई बच्चा काम नहीं कर सकता, अपने परिवार के साथ भी नहीं काम कर सकता। 14 से 18 के बीच में जो गैर खतरनाक उद्योग है, पारंपरिक जो काम धंधे हैं, उसमें पिता के साथ काम कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो शर्तें हैं कि वो स्कूल के समय नहीं काम कर सकता है, उसके काम के घंटे 4 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, वो सुबह शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक एकदम नहीं काम कर सकता है। तो कानून बहुत बढ़िया बनाया गया है कि बच्चा किसी भी कीमत पे काम ना करे। अब एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि जब हम बच्चों के राइट्स की बात कर रहे होते हैं, जब उनके हुकूक के साथ साथ उन कानूनों की भी बात कर रहे होते हैं और बीच में कोरोना नामी एक वबा आ जाती है, उसके साथ साथ लॉकडाउन आ जाता है। इस लॉकडाउन ने ना सिर्फ बच्चों की सेहत पर, मुल्क की इकोनॉमी पर, कहीं ना कहीं जो उनके राइट्स थे उस पर भी बहुत असर डाला है। उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि मैडम कितना असर इस कोविड नामी वबा ने, इस बीमारी ने डाला है बच्चों के राइट्स के ऊपर, और किस तरह के वो असर आप देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कोविड में बच्चों के अधिकारों पर। यूँ समझ लीजिए उस लॉकडाउन में बच्चों के अधिकार भी लॉक ही हो गए, उसकी चाबी जो है वो अभी तक नहीं मिल रही है। किस तरह के केसेस प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाएं और वो नहीं, उन बच्चों को अभी देखिए, बच्चों को ऑनलाइन की पहले तो आदत कभी थी नहीं, फिर उनको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, फिर उनको घर में अपने रहना पड़ा। कहाँ पेरेंट्स को भी आदत नहीं थी कि अब घर में बच्चों को इतनी देर तक देखने की और उनको सहने की, उनकी शरारतें देखने की। अब बच्चे क्या हैं कि अब उनको आदत हो गई कि नहीं हमें तो अब ये ऑनलाइन ही देखना है। और जब शुरुआत हुई थी तो उनका दिल लगता ही नहीं था, वो बैठ ही नहीं पा रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सब बच्चों के पास स्मार्टफोन ही नहीं थे, स्मार्टफोन ही बड़े धीरे धीरे आए, माने किसी के बाद 6 महीने बाद, किसी के बाद 8 महीने, और गाँव में तो आज भी नहीं आए पूरी तरह से स्मार्टफोन, और ना ही उन लोगों को उस तरीके की कोई सुविधा मिली है। तो बच्चों को जो पढ़ने की आदत थी, नंबर लाने की आदत, एक कंपटीशन, एक एक्टिविटीज़, फिर जाते थे तो दोस्त बनाते थे, फ्रेंड्स बनाते थे, सहेली। अब वो लड़की है, वो उसकी कोई फ्रेंड ही नहीं उसको मिल रही है, उसके साथ खेले, उसके साथ बैठे, यानी सोशलाइजेशन उनका खत्म हो गया टोटल। उनका मेंटली, फिजिकली, मॉरली, हर तरीके से उनका पतन हुआ है बच्चों का, कि वो बच्चे जो हैं वो बच्चे वाले शेप में रहे नहीं। माने आज उनको बच्चे नहीं बल्कि वो हैरान है और पेरेंट्स परेशान हैं। वो सोचते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को अब देखें, बड़ा हो गया है या और छोटा हो गया है। अच्छा, क्या चाइल्ड मैरिजेस भी इसके अंदर कहीं बढ़ी हैं? निश्चित रूप से बाल मजदूरी बढ़ी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ी है, बाल विवाह बढ़ने की संभावना मतलब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, उसकी वजह क्या हो सकती है अगर हम बात करें? बच्चा घर में बैठा है, 15-16 साल का हो गया है, 14 साल का हो गया है, अच्छा है कि वो जल्दी शादी कर दें, बोझ उतर जाए। तो हम लोग जहां काम कर रहे हैं, एक इलाका है झारखंड का कोडरमा, पूरा आदिवासी इलाका है और वहाँ पे नक्सली आंदोलन का भी वहाँ पे माहौल है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि
कुछ 4-6 महीनों के अंदर 29 बाल विवाह को हमारे बच्चों ने रोका, बाल पंचायतें वहाँ बनी हुई हैं, उन लोगों ने रोका। यानी स्थिति जो है काफी हद तक वहाँ खराब हो गई है खराब ऐसी हो गई जगहों थी, पर। तो वहाँ रोका गया। तो और रोकने के बाद एक राधा करके बच्ची थी कोडरमा में, उसने रोका अपनी विवाह, और विवाह रोकने के बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उसको अपना एम्बेसडर बनाया बाल विवाह का, कि बाल विवाह के विरुद्ध जो काम होगा वो लीड करेगी, वो लीड करेगी। तो बाल विवाह भी बढ़ा है, बाल दुर्व्यापार भी बढ़ा है। 10,000 से ऊपर हम लोगों ने ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स को रेस्क्यू किया, उनको घर भेजा, उनके पुनर्वास में हम लोग सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि फिर से वो बच्चे री-ट्रैफिक ना हो पाए। जो लोग पलायन कर रहे थे अपने घरों की तरफ जी, जब लॉकडाउन की परिस्थिति बनी तो उसके अंदर वो अपने घरों की तरफ गए और वो अपने परिवार के साथ गए जी, एकदम ऐसी हालत में, और जब से लेके अब तक उनके बच्चों पर क्या कुछ इफेक्ट आपको नजर आ रहा है कोविड का? हाँ जी, देखो पहले तो जाते हुए ही आप देख रहे थे कि बच्चे किस स्थिति में जा रहे थे, कितना बड़ा दुख उन्होंने झेला है, जो उनको कभी ऐसा एहसास ही नहीं था, माने उन्होंने सोचा नहीं था लाइफ में कि हमारे बच्चों को कोई अटैची पे चढ़ के जा रहा है, कोई किस पे चढ़ के जा रहा है। बड़ा हालात ख़राब थे। लेकिन गांव में पहुंचने के बाद गांव के लोगों ने भी उस तरीके से उनको अडॉप्ट नहीं किया कि हाँ चलिए आइए, वेलकम आपका। वहाँ पे भी उन्होंने एडजस्ट किया अपने आप को जैसे कैसे, और फिर जीविका का बहुत बड़ा प्रश्न था वहाँ पे, तो पैसा भी कोई साथ नहीं लेके गए थे, कोई ये तो है नहीं कि मालिकों ने पैसा भी दे के छोड़ दिया था कि चलो जाइए आप अपना। और उनमें से 50% तो लोग वापस ही नहीं आए हैं, वहीं पे ही रह गए हैं कुछ ना कुछ करके। तो उनके बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई जो भी थी, यहाँ पढ़ रहे थे, कौन से शहर में पढ़ रहे थे, जैसा बॉम्बे में लोग काम कर रहे, दिल्ली में काम कर रहे, वो उतने संख्या में वापस आए हैं कि नहीं, इसका तो कोई डाटा है नहीं अभी तक कि कितने संख्या में लोग वापस आए हैं। बच्चों की पढ़ाई, और उनके बच्चों की पढ़ाई तो डेफिनेटली हर्जा हुई है। और एक बार लिंक टूट जाए, ये तो एक ऐसा है कि धागा टूट गया बीच में से, तो उसे दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये क्वेश्चंस तो तमाम अपने सामने आते ही हैं जब हम पलायन करने वालों की बात करते हैं। राकेश जी, क्या सिर्फ तालीम पर ही असर पड़ा है बच्चों की, जो लोग पलायन करके शहरों से अपने गांव की तरफ चले गए, या और भी चीज़ें आपके सामने आई हैं जिस तरह से आपने सर्वे किया, कि क्या कुछ और भी ऐसी परेशानियां बच्चों को पेश आ रही हैं? देखिए, जो लोग गाँव में समस्या ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं बन पाया अभी तक, तो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जो लोग वापस लौट के गए, तो जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई बड़े शहरों में रहते थे, वहाँ पे अगर वो रहते थे, उनका स्कूल में एडमिशन था, अब फिर जाके दूसरी जगह एडमिशन कराना, ये एक समस्या। मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली से स्लम में रहते थे और गए, अब वो जब वापस आ रहे हैं और फिर से उनको स्कूल में एडमिशन, क्योंकि लोगों को लगा कि अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब स्कूल छूट गया, उनका ड्रॉप आउट हो गया। तो लड़कियों की ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है, ये एक खतरनाक स्थिति है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि स्कूल चलो अभियान या सरकारों के साथ कि हर हालत में बच्चे स्कूल में हों, तो संभावनाएं अब दिख रही हैं कि स्कूल खुलेंगे। और यहाँ एक बात अब और भी है कि जब हम कोविड की बात करते हैं, कोविड के बाद की बात करते हैं, क्या कुछ सहूलतें अब बच्चों को मिलनी चाहिए? ये मैडम मेरा आपसे एक बड़ा सवाल है कि क्या कुछ अब सहूलतें देनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं, ताकि हम बच्चों को अप्रिसिएशन देने के साथ साथ उनके लिए और भी रास्ते खोलें? बिल्कुल, ग्राउंड पे काम करना चाहिए। जैसा अभी स्कूलों में बच्चे जाएं, तो बच्चे जाना ही नहीं चाह रहे हैं, पहली बात तो ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे, आदत हो गई है। अगर जा रहे हैं तो उनको इतने इंसेंटिव्स, गिफ्ट उनको दो कि बच्चे स्कूल आना चाहें। वो कहें अच्छा, अब स्कूल में तो ये सब मिलता है, घर में तो डांट मिलती है उल्टा, और हमें टाइम भी पास नहीं हुआ। थोड़ा उनको आदतें डालनी है तो उनको ग्रेस मार्क्स दो, उनको कहो कि अब बस समझ लीजिए कि आप उनकी पढ़ाई पे, उनके प्यार पे बहुत ज़्यादा समय लगाओ, उनके ब्रेन में ये चीज़ लगाओ कि स्कूल इज़ बेटर देन होम। घर की बनिस्बत हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल गए तो हमें ये मिला, हमें वो मिला, हमें हमारी टीचर ने इतना प्यार किया, हमें हर तरीके से उसने सहूलतें दी, सारी सहूलतें उनके जैसा अभी उसमें रियलिटी शो में बच्चे काम करते थे। तो मैं उनके लिए सभी स्कूलों को चिट्ठी लिखी कि भैया इनको, क्योंकि ये टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको और ग्रेस मार्क ज़्यादा दीजिए। ऐसा ना हो कि एक टैलेंटेड बच्चा फेल हो रहा है, कहीं तो वो कामयाब है ना, कि उसमें हुनर है, उसके हुनर की आप कदर कीजिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा, मैं उसके ऊपर आपका रिएक्शन चाहूँगा
क्या कुछ अभी सेंगर साहब ज़रूरत आपको नज़र आती है कि अभी इधर और कुछ होना ज़रूरी है, चाहे वो सरकार की सतह पर हो? वैसे प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की है, पीएम चाइल्ड केयर के नाम से जो उन्होंने पूरा एक मुहिम चलाई, एक फंड चलाया ताकि जो अनाथ हुए हैं बच्चों उनको भी पूरा मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा सके। उसके अलावा क्या कुछ आपको नज़र आता है कि होना चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो बच्चों का ये जिस तरह का अभी कोविड-19 के तीसरी वेव की बात हो रही है, और तो उसकी तैयारी सरकारें कर रही हैं। एक बहुत सभी सरकारों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन हॉस्पिटल को, स्पेशल हॉस्पिटल्स को बच्चों के लिए इक्विप्ड किया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो जिस नंबर्स के साथ बच्चे जाएंगे वो भी देखने की बात है कि स्पेशली गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, वहाँ बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता था, उससे उनका पोषण होता था, पौष्टिकता बढ़ती थी। तो वो खतरा भी बढ़ा है कि बच्चों को 1-2 साल तक जो है कहीं कहीं मिला है लेकिन कहीं नहीं मिला है। दूसरा जो है उनको जो है वजीफ़ा मिलता था अलग अलग तरह का, वो भी बढ़ाया जाना चाहिए कि जो बच्चे बहुत अलग अलग तरह की प्रतिभा रखते हैं, लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, वो वजीफ़ा मिलता था, वो वजीफ़ा भी रुक गया, और रुका नहीं तो कई जगह बहुत देर से मिला है। तो वो मिलेगा तो बच्चों को स्कूलों पे आकर्षण होगा कि वो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो है कि आपको सबको पता है कि शिक्षकों की बड़ी कमी है पूरे देश में, स्पेशली प्राथमिक विद्यालयों में। तो उन स्कूलों में इस समय सरकार की, सभी सरकारों को सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती हो जाए। जब बच्चे फुल स्ट्रेंथ में आएँ तो उनकी पढ़ाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। जी, ये अज़्म करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी जिनके ख़तरे अब आलमी सतह पर सामने आ रहे हैं। तो आज हमने बात की शरारत, मासूमियत और बचपन की, जिसमें कोई जवाबदेही नहीं होती, लेकिन बचपन के तमाम वाक़यात हमारी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। माना कि बच्चे की कोई जवाबदेही नहीं होती, लेकिन आपकी, हमारी, हम सब की जवाबदेही है उनके बचपन के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, उनके खुशहाल बनने के लिए और इस मुल्क की तामीर में उनके किरदार को मजबूत करने के लिए। उम्मीद है हमारी आज की इस पेशकश में जो भी गुफ्तगू हुई उससे आपने कुछ न कुछ ज़रूर फैज़ हासिल किया होगा और ये भी जाना होगा कि क्या हैं आपके बच्चों के हुकूक़। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का कि आपने अपने इतने कीमती तजुर्बे हमारे व्यूवर्स तक पहुँचाए और इतनी अहम गुफ्तगू हुई और इतने बारीक जो इस मसले पर आपने रोशनी डाली, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो नाज़रीन, आज की इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।